हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया गया है। प्रश्न है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर जो आकृति है इसमें एक ई बना हुआ है और एम एन एक दर्पण लगा हुआ है। इसका प्रतिबिंब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा यही बताना है। और भी प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि 9 का जो रिलेशन 28 के साथ है, ठीक उसी प्रकार 56 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है और हमें क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन भी दी गई है मेरे दोस्त। ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर का है जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, ये पार्ट नंबर हमारा 14 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 13 तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे का सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट प्रश्न का है। ठीक है मेरे भाई, चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। चलिए दोस्त, पहला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। पहला नंबर प्रश्न है, एक कुट भाषा में एक कुट भाषा में जैसे रोबिन को TRFNNT के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में जैसे पीटर को किस प्रकार लिखा जाएगा, हम लोगों से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लॉजिक है, सबसे पहले उस लॉजिक को हम पहचानेंगे। यहाँ क्या बात बोला गया है, जैसे रोबिन है, क्या है RO, और नीचे लिखने दीजिए ताकि प्लस माइनस करने में आसानी हो। R, उसके बाद में O है, RO, B है, उसके बाद में I है ना। B के बाद में क्या है तो I है, उसके बाद में N है। ROBIN को उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है TR, उसके बाद में F लिखा है, उसके बाद में N लिखा है और फिर लास्ट में T लिखा है। हम लोगों से पूछा गया है क्या, पीटर, जैसे PETER, पीटर का कोड क्या होगा। तो अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि सबसे पहले इसमें लॉजिक क्या है, बस तुम उस लॉजिक को पहचानो। यहाँ पर क्या लॉजिक है देखो, R है, यहाँ पर T है। R से T कैसे बन सकता है, R से T बन सकता है +2 करके, क्योंकि R का स्थान होता है 18, T का स्थान होता है 20 अल्फ़ाबेट में। तो यहाँ 18 से 20 बनाने के लिए यहाँ प्लस का 2 किया गया होगा। अगर हम R में 2 कर देंगे प्लस का तो T बन जाएगा। सेम उसी प्रकार O से R कैसे बन सकता है, O का क्रमांक होता है अल्फ़ाबेट में 15, R का होता है 18। 15 से 18 बनाने के लिए यहाँ क्या किया गया है, यहाँ प्लस का 3 किया गया है। अच्छा, B से हम F कैसे बना सकते हैं, B का जो स्थान होता है वो 2 होता है और F का 6 होता है। तो 2 से 6 बनाने के लिए यहाँ पर प्लस का कितना 4 किया गया है, अच्छी बात है। अच्छा, I से N कैसे हम लोग बना सकते हैं, I का जो स्थान होता है वो 9 होता है, N का 14 होता है। 9 से 14 बनाने के लिए यानी प्लस का 5 करना होगा। यहाँ N से T बनाया गया है, N का 14, T का 20 यानी T 20 पे होता है, तो यहाँ प्लस का 6 किया गया है। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोगों को समझ में आ रही है कि यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न को लगाया गया है। फॉरवर्ड पैटर्न लगाया गया यानी एक को दूसरे में चेंज कर दिया गया है, +2 +3 +4 +5 +6 करके। हम भी कर देंगे, P में हो जाएगा +2, E में हो जाएगा +3, इसमें हो जाएगा प्लस का 4, इसमें हो जाएगा प्लस का 5, इसमें हो जाएगा प्लस का 6। यही कर देंगे तो देखो जो P का स्थान होता है वो 16 होता है और 16 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 18 हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ P चेंज हो जाएगा 18 में, उसके बाद E हो जाएगा, तब T, तब फिर से E, फिर से R। तो यहाँ देखेंगे उसके बाद में जो E का स्थान होता है वो 5 होता है, 5 में 3 जुटेगा तो 8 हो जाएगा, 8वां लेटर हमारा H होता है। यहाँ T का क्रमांक होता है कितना, T का क्रमांक होता है T का क्रमांक होता है 20, 20 में हम 4 को जोड़ेंगे तो 24, और 24 नंबर पे जो लेटर होता है वो हम लोगों को X होता है।
फिर से यहाँ पर ई का स्थान होता है 5, 5 में 5 जुटेगा तो हो जाएगा 10, और 10वां जो लेटर होता है वो जे होता है। यहाँ देखिए आर का क्रमांक 18 होता है, 18 में 6 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 6 24, और 24 नंबर पे जो लेटर आता है वो एक्स आता है, तो यहाँ भी एक्स आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें इस सारे लेटर मैच कर रहा है, आर एच एक्स जे एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में पूरा का पूरा लेटर दिया गया है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को जरूर समझ लिए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर श्रृंखला को पूरा करना है। जैसे कि यहाँ पर 11 है, 13 है, 29 है, 91 है, 369 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। और आप लोगों के सामने ये दिख रहा होगा एसएससी CHSL 25/5/2022 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। तो चलो यहाँ पर क्या लॉजिक है, सबसे पहले 11 है, 11 के बाद में 13 है, 13 के बाद में 29 है, 29 के बाद में 91 है, इस 91 के बाद में 369 है, और उसके बाद में हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और इसी के स्थान पे पूछा है क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर लॉजिक तो तुम कैसे करोगे, ध्यान से देखो। 11 से 13 कैसे बना सकता है, 11 से 13 बनाने के लिए प्लस का 2 कर देंगे तो बन जाएगा। अच्छा 13 से 29 प्लस का कितना करना होगा, प्लस का 16 करना होगा। नहीं, ये तो लॉजिक गलत होगा, क्योंकि 2 के बाद 1 के बार हम 16 पे नहीं जा सकते। हो सकता है दूसरा लॉजिक लगाओ। चलो तो 11 से 13 बनाने के लिए एक लॉजिक है कि इसको अगर हम 1 से गुना कर दें और प्लस इसमें हम 2 कर दें तो 11 एकम 11, 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13 बन जाएगा। बिल्कुल। चलिए 13 से हम 29 कैसे बना सकते हैं, इसको अगर हम 2 से गुना कर दें तो 13 दूनी 26, अब प्लस का हम 3 कर दें तो 13 दूनी 26 और 3 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 29 से 91 हम कैसे बना सकते हैं, अगर 29 को हम 3 से गुना कर दें और प्लस का इसमें हम 4 कर दें तो 91 बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि 29 गुना 3 हम लोग करेंगे तो जानते हैं कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, और 87 में 4 को हम जोड़ देंगे तो 91 हो जाएगा। अच्छा 91 से यहाँ देखो 91 से हम लोग बनाए हैं क्या, 91 से हम लोग बनाए हैं 3 6 9, तो इसको गुना करना होगा, इसको गुना हम करेंगे, यहाँ 3 से गुना किए हैं तो यहाँ गुना करना होगा 4 से, 4 से गुना करके प्लस का 5 ऐड करना होगा। करके देखो 91 गुना 4 तो 1 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 9 चौका 36 हो जाएगा, यानी कि 64 में 5 जोड़ोगे तो बिल्कुल 59 आ जाएगा। अच्छी बात है। तो यहाँ से अगला क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ गुना करना होगा 5 से और प्लस करना होगा 6। क्यों, क्योंकि पहले गुना 1 प्लस 2, दूसरी बार गुना 2 प्लस 3, तीसरी बार गुना 3 प्लस 4, अगली बार गुना 4 प्लस 5, फिर अगली बार गुना 5 प्लस 6 होगा, क्योंकि जो नंबर इसमें जोड़ा जा रहा है उसी नंबर को आगे गुना करके जस्ट उनसे 1 बढ़ाकर जोड़ा जा रहा है। देख रहे हैं आप लोगों के सामने, ये दिख रहा होगा। तो 369 गुना सबसे पहले हम 5 करेंगे, तो 369 कैलकुलेशन है थोड़ा, इसको गुना कर लो नीचे 5 से। 369 गुना 5 कितना हो जाएगा, इसको गुना करके देखो, 9 5 45 के 5, सॉरी 9 5 45 के 5 हासिल कितना 4, 6 5 30, 4 34 के 4 हासिल कितना 3, 5 3 15 3 कितना 18, 18 से हो जाएगा 45, लेकिन प्लस का 6 भी करना हो तो कितना हो जाएगा 1851। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। और 1851 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 1851 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे IMQ को लिखा गया है KOS, उसी प्रकार XBF को क्वेश्चन मार्क के साथ संबंध है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। देखो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है। जैसे कि यहाँ देखो I, उसके बाद M है, IMQ को उसने लिखा है क्या, कि उसके बाद O, उसके बाद S के रूप में कोड किया गया है। हम लोगों से पूछा गया है X, B और F के साथ क्वेश्चन मार्क के साथ रिलेशन है, तो क्वेश्चन मार्क का ही वैल्यू बताना है। तो चलिए यहाँ पर क्या लॉजिक है उस लॉजिक को पहचानो। यहाँ देखो
आई से के कैसे बन सकता है, आई का क्रमांक होता है 9, के का होता है 11, तो 9 से 11 बनने के लिए प्लस का 2 किया गया है, बिल्कुल। उसके बाद देखो एम से ओ कैसे बन सकता है, एम का क्रमांक होता है 13, ओ का होता है 15, यहाँ भी प्लस का 2 किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ क्यू से बनाया गया है 19, क्यू का क्रमांक जो होता है, क्यू का जो क्रमांक होता है मेरे दोस्त वो होता है 17, एस का होता है 19, तो 17 से 19 बनाने के लिए यहाँ भी प्लस का 2 किया गया है। सेम लॉजिक हम यहाँ भी लगा देंगे, एक्स में हम प्लस 2 कर देंगे, तो x में प्लस 2 करेंगे तो x का क्रमांक 24 होता है, 24 में प्लस 2 करेंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 नंबर पे जो लेटर आता है वो जेड आता है। चलिए b में भी प्लस का हम 2 कर देंगे, b में भी प्लस का 2 कर देंगे, b का क्रमांक 2 होता है, 2 में प्लस का 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और चौथा जो लेटर होता है d होता है। अच्छा एफ में भी प्लस का 2 करना होगा, एफ का क्रमांक होता है 6 और प्लस 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8, आठवां लेटर एच होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जेड डी एच हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग प्रश्न को रट नहीं रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस आप लोग तरीका को समझिए, कुछ नहीं, तरीका को आप लोग समझते चलिए। 4 नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। अच्छा एगो बात आप लोगों को मैं बताता हूँ, अगर हम गलती से इस वाले त्रिभुज में नंबर ऑफ त्रिभुज काउंट कर लिए, कहने का मतलब अगर इस वाले त्रिभुज में हमें टोटल मालूम चल गया कि कितना त्रिभुज है, सेम आकृति ये भी बना हुआ है, यानी इस आकृति में जितना त्रिभुज हमें मालूम चल जाएगा, जस्ट इसका डबल कर देंगे तो हमको दोनों त्रिभुज का संख्या मालूम चल जाएगा, क्योंकि दोनों आकृति सेम है। तो एक का निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो दोनों त्रिभुज की संख्या मालूम चल जाएगी। तो चलो इस पहले किसी भी एक त्रिभुज में हम त्रिभुज की संख्या काउंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ देखोगे ये त्रिभुज बना है, यहाँ पर ऐसे ही ना बनाया गया है, बिल्कुल। अच्छा एगो बात बताइए, इसमें टोटल नंबर ऑफ त्रिभुज है कितना, कैसे काउंट करेंगे। ये पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज हो गया, ये तीसरा त्रिभुज हो गया, ये वाला हो गया चौथा त्रिभुज। 4 त्रिभुज हम लोगों के सामने सिंपल दिख रहा है। अच्छा इन चारों को जब हम लोगों ने एक साथ मिलाया तो यहाँ से एक नए त्रिभुज ये वाला बन गया, कितना हो गया 5। या फिर तुम ऐसे भी इसको बना सकते हो, देखो हमारे पास ऐसा एक त्रिभुज था 12 वाला, है ना, तो एक त्रिभुज ए है। जैसे ही ई लाइन को हमने खींच रखा है ऐसे करके, तो 1 2 3 4 4 नए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। 1 12 वाला 5 गो नहीं हो गया, बिल्कुल। तो यहाँ से 1 2 3 4 4 त्रिभुज तो ई है, एक ये पूरा 12 वाला कितना त्रिभुज हो गया, इसमें हो गया 5 त्रिभुज, तो 5 इसमें भी और 5 इसमें भी, तो 5 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, टोटल 10 त्रिभुज हो जाएंगे इस वाले आकृति में। कितनी, टोटल 10 त्रिभुज। और 10 त्रिभुज किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रश्न को अब चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बस आप लोग तरीका को समझिए, प्रश्न को रटिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न हम लोगों के सामने सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से लिया गया है और एमटीएस प्री में इसको पूछा गया। अच्छा आपको एक बात बताते हैं, इस प्रश्न को देखकर आप लोग भागिएगा नहीं, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रश्न थोड़ा लंबा है लेकिन है कुछ नहीं। देखो क्या है, एक कॉलेज के 8 प्रोफेसर अर्थात एक्स वाई जेड ए बी सी डी और ई एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 मेज के चारों कोने पर बैठे हैं, जबकि अन्य 4 मेज की प्रत्येक भुजा के मध्य में एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो यहाँ तक तो मेरे दोस्त इस प्रश्न में केवल बात को बताया गया, बस यहाँ से ही इस प्रश्न को सॉल्व करने के हमारे पास हिंट दी गई है। तो ऊपर वाले तो केवल बात बताएगी, 8 प्रोफेसर है उनका नाम भी दिया गया है, जो एक वर्ग यानी स्क्वायर के चारों 4 कोने पे और 4 साइड पे बैठे हुए हैं, ठीक है। एक स्क्वायर है, वो स्क्वायर के 4 कोने पे और 4 शीर्ष पे बैठे हुए हैं, लेकिन एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे। जैसे एक यहाँ बैठा है, एक बैठा है यहाँ पर, एक बैठा है यहाँ पर,
ठीक है, एक यहाँ पर बैठा है और एक यहाँ पर बैठा है। अच्छा, इसको सबसे पहले छोटा ही बनाओ, छोटा छोटा एरो बनाओ, छोटा 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 एरो बनाओ। 1 2 3 4, 4 कोने पे बैठे हैं। 1 2 3 4। अब इन सभी का चेहरा केंद्र की तरफ है, क्योंकि एक दूसरे के सामने ताकने का मतलब ही हो गया केंद्र की तरफ। चलिए हम लोगों ने इसको बना दिया। अच्छा बन गया हम लोगों के सामने। अब हम प्रश्न को पढ़ते हैं और उसमें क्या क्या लॉजिक को लगाया गया है, बस वो लॉजिक को आप लोग समझिए क्या लॉजिक है। यहाँ देखो, ये 4 केंद्र की तरफ मुंह सभी के सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए, 4 कोने पे बैठा हुआ है और 4 स्क्वायर की भुजा के मध्य में बैठे हुए हैं। यहाँ से प्रश्न बोल रहा है, देखो प्रश्न क्या बोल रहा है। सी ए के ठीक दाहिने ओर बैठा है जो जेड की ओर उन्मुख है। उन्मुख का मतलब जो का प्रयोग जो होता है, जो शब्द का जो प्रयोग होता है वो सेकंड नाम के लिए यानी ए के लिए किया गया। इस पॉइंट को भी आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में पढ़ते हैं। क्या बताया गया है कि सी ए के ठीक दाहिने ओर बैठा है जो जेड की ओर उन्मुख है, यानी ए जो है वो जेड की तरफ ताक रहा है। जो का प्रयोग सेकंड नाम के लिए होता है। सी प्रश्न है, सी ए के ठीक दाहिने ओर बैठा है जो जेड की ओर उन्मुख है। देखो यहाँ से सी जो है ए के ठीक दाहिने में बैठा है, तो हम सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में पहले व्यक्ति को अपने मन से कहीं भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो चल तो मानते हैं हम ए को यहाँ बैठाते हैं, ए हमारा यहाँ बैठ गया, ठीक है। तो सी ए के ठीक दाहिने ओर बैठा है, तो ए का दायां इस साइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, सी बैठ जाएगा जो जेड की ओर उन्मुख है। अब बताइए इन दोनों में से जेड की तरफ मुख करके कौन बैठा है। जो शब्द का जो यूज होता है वो सेकंड नाम के लिए होता है, और सेकंड नाम क्या है यानी ऑब्जेक्ट क्या है, ए है। तो इसका मतलब जो सी है ए के ठीक दाहिने ओर बैठा है जो जेड की ओर मुख है। जो का प्रयोग ए के लिए यानी ए जो है वो जेड की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब एक के जस्ट सामने ए इधर एक दूसरे की ओर चोंच मिला कर बैठे हैं, मुंह ताक रहे हैं। अच्छा आगे हम लोगों के साथ पॉइंट एक कह रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा। ई एक्स की सम्मुख बैठा है जो वाई के ठीक दाहिने ओर बैठा है। देखो ई एक्स के सम्मुख बैठा है, ई जो है एक्स के सामने बैठा है, जो वाई के ठीक दाहिने ओर बैठा है। जो का प्रयोग सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो देखो वाई के ठीक दाहिने ओर बैठा है कौन, एक्स जो है वाई के ठीक दाहिने ओर बैठा है। अच्छा एक बात बताते हैं, ई एक्स और वाई से इसमें कोई सॉरी दोस्तों, ई और एक्स के उन्मुख होकर बैठा है जो वाई के ठीक दाहिने ओर बैठे, इसमें तो कोई लिंक ही नहीं कर रहा है वाई से, तो इसको छोड़ दे। और आगे हम लोग एक पॉइंट को पढ़ते हैं, वो पॉइंट क्या है ध्यान से देखिएगा। बी वाई के ठीक बाईं ओर बैठा है और सी के सम्मुख है। यहाँ से इस पॉइंट को तुम उठा लो। वाई देखो इस पॉइंट को आपने हेडिंग के इस पॉइंट को आपने हमने यूज नहीं किया, इस पॉइंट को ज्यों का त्यों रखा, लेकिन नीचे एक पॉइंट है देखो, बी वाई के ठीक बाईं ओर बैठा है, बी वाई के ठीक बाईं ओर बैठा है और सी के सम्मुख है। और सी के सम्मुख का मतलब जानते हैं क्या, और का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के लिए होता है, फर्स्ट नाम के लिए। और का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए होता है, यानी बी वाई के ठीक बाईं ओर है और सी के सम्मुख है। और यानी सी के सामने कौन बैठा है, तो फर्स्ट नाम क्या है, बी। सी के सामने कौन बैठा है, तो बी बैठा है यहाँ पर, तो बी को हम यहाँ पर बैठा लिए। अच्छा एक हमने ऊपर पॉइंट छोड़ा था, बी वाई के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो बी है ना वाई के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो वाई को मुझे यहाँ पर बैठाना होगा, तभी जाके वाई के बाईं ओर बी बैठ सकता है। अच्छा ऊपर हम लोगों ने एक पॉइंट छोड़ा था, देखो क्या छोड़ा था कि ई जो है एक्स के सामने बैठा हुआ है जो वाई के ठीक दाहिने ओर बैठा है, यानी जो का प्रयोग फर्स्ट नाम के लिए वाई के ठीक दाहिने ओर जो का प्रयोग जो होता है सेकंड नाम के लिए, और सेकंड नाम क्या है, एक्स है। तो ई एक्स के सम्मुख बैठा है जो वाई के ठीक दाहिने ओर बैठा है। इस पॉइंट को हम यूज कर रहे हैं। देखो ई एक्स के सम्मुख बैठा है जो वाई के दाहिने ओर बैठा है, तो वाई के दाहिने ओर कौन बैठा है, एक्स बैठा है, ठीक है।
एक्स, ई एक्स के सम्मुख है, ई के सामने कौन हो जाएगा एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा ई, एक्स के सामने ई आ गया। हम लोग हमारा अरेंजमेंट ई कंप्लीट हो गया। अच्छा बचा क्या, एक व्यक्ति बचा हुआ है, कौन व्यक्ति बचा हुआ है, ए बी सी डी, डी बचा हुआ है तो डी बैठ जाएगा ई खाली स्थान पे। हमारा अरेंजमेंट ई कंप्लीट हो गया। हम लोगों से जितना भी प्रश्न पूछना है इस प्रश्न से पूछ ले, हम पूरा आंसर दे सकते हैं। हम लोगों से क्या पूछा गया है, पूछा गया है तो निम्नलिखित में से कौन y की ओर उन्मुख है, ये बताइए y के सामने कौन मुंह करके बैठा है, y के सामने ई वाला d मुंह करके बैठे है भाई, y के सामने कौन मुंह करके बैठा है, d, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, तो कितना आसान और मजेदार प्रश्न था। ये प्रश्न केवल दिखने में बारा था, बिल्कुल इसमें दम नहीं था। ठीक है, तो आप छोटा छोटा प्रश्न को सीटिंग अरेंजमेंट हो या पजल हो, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास भी किया कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्त तब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए दोस्त अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न हम लोगों के सामने कह रहा है कि पीना का जो रिलेशन कान से है ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क का रिलेशन आंख से है। तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा शब्द को रखा जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन को रखा जाएगा बताना है। चलिए तो यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। कान के ऊपरी भाग के, जो कान के बाहरी भाग होता है उसे पीना कहा जाता है। कान के बाहरी हिस्सा, बाहरी भाग को पीना कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार आंख के बाहरी भाग को कर्निया बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आंख के बाहरी भाग को कर्निया बोला जाता है। ठीक है, अच्छा आपको मैं बता दूं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग के सामने क्या कह रहा है, इसको प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है विषम की पहचान करे, विषम की पहचान करे। यहाँ पर देखो MZLY है, यहाँ पर क्या लॉजिक है, देखो M से एक घटा देंगे तो L बन जाएगा। M का क्रमांक 13, L का 12 होता है। यहाँ देखो सेम उसी प्रकार K में से हम एक को घटा देंगे तो J बन जाएगा। यहाँ G में से यहाँ देखो, इसमें देखो ऑप्शन सी में I में से हम एक को घटा देंगे, I में से एक हम घटा देंगे तो H बन जाएगा। अच्छा यहाँ फिर से V में से भी एक घटाएंगे तो -1 बन जाएगा। यहाँ X में से भी -1 कर देंगे तो W बनेगा। Z में से देखो, यहाँ Z में से -1 कर देंगे तो भी जाके Y बन जाएगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सेम यहाँ पर वही लॉजिक लगाओ। G में से -1 करने के बाद S कभी बन ही नहीं सकता। अच्छा E में से -1 करने के बाद O कभी बन ही नहीं सकता, इसीलिए यहाँ माइनस की नहीं किया गया, यहाँ G से बना दिया गया है S, S 19 पे होता है तो 7 से 19 बना दिया गया। इसमें प्लस कितना किया गया है, +12 किया गया है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा इनमें से अलग। ऑप्शन नंबर डी इनसे अलग हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी इसलिए हो जाएगा क्योंकि सारे में -1 किया, इसमें काहे +12 कर दिया, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 17 गुना 13 बराबर 4 तथा 16 गुना 14 बराबर 2 हो तो 29 गुना 23 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, 17 गुना 13 बराबर में 4 किया गया है। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ किया गया 16 गुना 14 बराबर में 2 रखा गया है। हम लोगों से क्या पूछा गया है, हम लोगों से पूछा गया है 29 गुना 23 बराबर में क्या होगा, यही तो बताना है। यहाँ पर क्या लॉजिक है, बस उस लॉजिक को पहचानो। यहाँ 17 ज्यों का त्यों है, एक गुना के जगह पे अगर हम माइनस अपने मन से चेंज कर दें, माइनस रख दें, और 13, 17 में से 13 जाएगा तो बिल्कुल 4 आ जाएगा, यानी कि 16। फिर से गुना के जगह पे माइनस हम कर देंगे 14, तो 16 में से 14 घटाएंगे बिल्कुल 2 आ जाएगा। इसका मतलब गुना के
जगह पे इंटरचेंज कर देना है। 29 माइनस कितना 23, तो 29 में से 23 घटेगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, कितना 29 में से 23 घटेगा तो 6 बचेगा। और इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना आसान और मजेदार प्रश्न है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है विषम की पहचान करें। यहाँ पर भालू शावक, शेर शेरनी, मुर्गा मुर्गी, भाई बहन, इनमें से कौन अलग हो जाएगा, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो मुर्गा क्या है, पुल्लिंग है, इसके स्त्रीलिंग के साथ रिलेशन है। अच्छा यहाँ पर शेर क्या है, पुल्लिंग है, शेरनी क्या है, स्त्रीलिंग, ये भी क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है ना, ये क्या है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। अच्छा भालू शावक, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। जबकि भाई बहन जो है ना, ये भाई बहन का रिश्ता है। यहाँ मुर्गा मुर्गी ये एक दूसरे का मैरिज कपल है, ये मैरिज कपल, ठीक है। मुर्गा के पत्नी को मुर्गी कहा जाता है, शेर की पत्नी को शेरनी कहा जाता है, भालू की पत्नी को शावक कहा जाता है। इसीलिए इनका अलग ऑप्शन नंबर डी हो जाए, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, लेकिन ये शादी संबंध नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर क्या लॉजिक है, बस वो लॉजिक को पहचानो। पहला आकृति से दूसरा आकृति कैसे बनाया होगा, देखो ध्यान से, दूसरा नहीं, पहला से तीसरा बनाया गया है। इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है, बस उस लॉजिक को पहचानो। देखो पहला से तीसरा बनाया गया है, कैसे, पहला में जो एरो डायरेक्शन जो था इस डायरेक्शन में है, ये अगली आकृति में इस डायरेक्शन में घूम गया, यानी इस पर था तो अब घूम गया इस पर, यानी 180 डिग्री वो घूम गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा एक ये जो एरो नीचे की तरफ ऐसा था, ई वाला आकृति ऐसे बन गया है, ई वाला एरो ई वाला एरो ज्यों का त्यों इसमें भी है, ठीक है। अच्छा दूसरी से चौथी आकृति भी सेम इसी प्रकार बनाया गया है। देखो कैसे, यहाँ देखो जो एरो इसमें ऊपर की तरफ था ना, ये ऊपर की तरफ जो एरो था ई हो गया है इसमें नीचे की तरफ हो गया है। अच्छा ई वाला जो एरो है नीचे की तरफ था, यहाँ हो गया है ऊपर की तरफ। बाकी ज्यों का त्यों सारे एरो सेम है ना। तो उसी प्रकार पहला का रिलेशन दूसरा से है, दूसरा का रिलेशन तीसरा से है, तो तीसरा का रिलेशन हो जाएगा पांचवा से। इसमें एरो कैसे बनेगा, केवल कोना कोना के एरो को ही चेंज किया गया है। तो ई वाला जो डायरेक्शन जो था इस दिशा में है ना, तो ई वाला अब घूम जाएगा। देखो ई वाला डायरेक्शन घूम जाएगा इस प्रकार से। अच्छा ई वाला जो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो ई घूम जाएगा इस प्रकार से। आई नीचे की तरफ एक एरो है, आई वाला एरो एक ऊपर की तरफ है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और इस किस ऑप्शन में दिया है आप लोग देखियो, बस आप लोग तरीका को समझिए, तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें केवल एरो के रोटेशन पे इस प्रश्न को सॉल्व किया गया है, बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या लॉजिक है, बस तुम उस लॉजिक को भी पहचान चुके हो मेरे दोस्त, ठीक है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ऐसा प्रश्न आप लोगों के सामने हमेशा आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी माँ की बहन के पुत्र के रूप में कराया। देखो ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और इस प्रश्न को मैं डायरेक्ट सॉल्व भी कर दूंगा और फैमिली ट्री बनाकर भी सॉल्व कर दूंगा। क्या है, निर्मला ने राहुल का परिचय अपनी माँ की बहन के पुत्र के रूप में कराया। ये प्रश्न बोल रहा है निर्मला नाम की एक लड़की या फिर लड़का है, कुछ भी हो, नाम के अनुसार तो हम उसका लिंग निर्धारित ही नहीं कर सकते। कह रहा है निर्मला ने राहुल का परिचय करा रहा है। निर्मला बता रही है राहुल के बारे में, ठीक है। इस प्रश्न में निर्मला राहुल के बारे में बता रही है। क्या बता रही है, निर्मला बता रही है राहुल का परिचय अपनी माँ, यानी निर्मला की माँ, माँ की बहन मौसी हो गई, माँ की बहन मौसी, मौसी के पुत्र ये बते मौसी के पुत्र के रूप में कराया। निर्मला कह रही है अपनी माँ की बहन के पुत्र के रूप में करा रहा है। तो निर्मला की माँ की बहन के पुत्र निर्मला का कौन लगेगा, तो निर्मला का राहुल से क्या रिश्ता है, तो मौसेरा भाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि निर्मला बता रही है अपनी माँ की बहन के पुत्र, अपनी माँ के बहन के पुत्र मौसेरा भाई हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। फिर से यहाँ पर इसको फैमिली ट्री बनाकर हम बता देते हैं।
फैमिली ट्री में जहाँ भी पुरुष जी होते हैं, जहाँ पुरुष लोग होते हैं उसको हम बंद करते हैं त्रिभुज में, और जहाँ महिला लोग होते हैं ना, जहाँ होते हैं महिला लोग उसको हम लोग बंद कर देते हैं किस में, महिला लोग को हम वृत्त में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, निर्मला राहुल का परिचय करा रही है। निर्मला है, ये तो मालूम नहीं है कि निर्मला लड़की है कि लड़का है, तो निर्मला ऐसे ही ठीक है। निर्मला अपनी माँ, निर्मला की सबसे पहले बना दो तुम माँ, निर्मला के माँ, अब माँ बना रहे हो इसीलिए इसको सर्किल में बंद करेंगे क्योंकि ये महिला हो गई। इसकी बहन, इसकी बहन बना दो, माँ की क्या बना दो, बहन, बहन हो गए, बहन हो गए बिल्कुल। अब इसके पुत्र बनाना है, बहन के पुत्र, बहन के पुत्र, ठीक है, पुत्र हो गया। अच्छा यहाँ पर अब लोग आपको सामने जो ये पुत्र है यही है और राहुल, यही है और राहुल यही है, और जो निर्मला है तो खुद निर्मला ही है। तो ये बताइए राहुल जो है वो निर्मला का कौन है, इसके माँ के बहन, मौसी, अब मौसी का बेटा, मौसेरा भाई, ऑप्शन नंबर बी। तो आप फैमिली ट्री बनाकर भी इसका आंसर दे सकते हैं और डायरेक्ट भी दे सकते हैं। तो इसको हम दो तरीका से आपको आंसर दिला सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है 12 नंबर, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखो दर्पण प्रतिबिंब में हम सभी लोग जानते हैं जब हम अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं तो हमारा दायां हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ दायां दिखता है, ऊपर और नीचे सेम होता है, सर ऊपर है तो ऊपर दिखता है, पैर नीचे है तो नीचे दिखता है, ठीक है, लेकिन केवल दाया बायां ही चेंज होता है। अच्छा ऑप्शन छांटने का तरीका का एक ट्रिक और मेरे पास है कि जो चीज दर्पण से जितना नजदीक होती है उसका प्रतिबिंब भी उतना नजदीक बनता है, और दर्पण से जो चीज जितना दूर होती है उसका प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही दूर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ही दर्पण है, यहाँ पे सर्किल बना है, यहाँ पे त्रिभुज बना है, तो दर्पण से नजदीक में है सर्किल तो सर्किल बनेगा, दर्पण से दूर में है त्रिभुज तो त्रिभुज बनेगा। इसका मतलब इसके बेस पे हम कितना भी कठिन से कठिन प्रश्न को बिल्कुल चुटकियों में उड़ा सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इस वाले जो डायरेक्शन में यहाँ पर ई दिख रहा है इसका आकृति कैसा बनेगा। देखो सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, एक लाइन तो ऐसे रहेगा बिल्कुल। अच्छा जो ई लाइन इस प्रकार है ना, ये चेंज हो जाता है, चेंज होकर हो जाएगा किस प्रकार, यानी कि इस तरह हो जाएगा। ये बताइए इस तरह जिस ऑप्शन में नहीं है वो गलत हो जाएगा, यानी कि इस प्रकार से जिस ऑप्शन में नहीं है वो ऑप्शन ही हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर नहीं बना हुआ है जिस ऑप्शन में वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में नहीं बना है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में नहीं बना है, इसीलिए ऑप्शन बी हो गया गलत। चलिए उसके बाद यहाँ पर एक सीधी लाइन आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। आई जो डायरेक्ट घूमा है इस प्रकार से, ये जो दर्पण में जाएगा ना तो दर्पण में घूम जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से बनेगा। अच्छा ये बताइए यहाँ से घूमेगा ऐसे आएगा, ऐसे होकर, ऐसे होकर ऐसे बनेगा। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन में बना है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर हम लोगों के सामने ऑप्शन नंबर ये जो लाइन खींचा हुआ है इस दिशा में तो हो ही नहीं सकता, ये लाइन कभी इस दिशा में हो ही नहीं सकता, इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत हो गया। हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर ए। इन दोनों में करेक्ट कौन है, तो यहाँ पर देखो बीच में कुछ स्पेस बचना चाहिए बीच में, तो बीच में स्पेस बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं कि इसको कैसे बना दिया, ऐसे तो बन ही नहीं सकता, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो कितना आसान और मजेदार प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न को रटिए नहीं, बिल्कुल समझिए। चलिए देखते हैं अब हम 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है, एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थिति को दर्शाया गया है। यदि संख्या एक नीचे यानी निचले फलक पर है तो शीर्ष वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि हम लोगों के सामने बताना है कि जो डाइस का प्रश्न है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो डाइस के प्रश्न में हम लोगों से पूछा जा रहा है एक निचले फलक पर है तो उसकी ऊपरी सतह पर कौन सी संख्या, यानी एक के अपोजिट बताना है। तो इन दोनों डाइस में हम क्या करेंगे, वन कॉमन ट्रिक लगा देंगे। वन कॉमन ट्रिक क्या कहते हैं, जो कॉमन नंबर है उसको हम लोग लिखते हैं ऊपर और नीचे। इसमें भी 4 कॉमन है और इसमें भी 4 कॉमन है, तो जो 4 चीज कॉमन है उसको हम लोग लिखते हैं अलग अलग से। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें वन कॉमन ट्रिक कैसे लगा सकते हैं। देखो वन कॉमन ट्रिक है, यहाँ भी 4 कॉमन है, यहाँ भी 4 कॉमन है। वन कॉमन ट्रिक कहता है जो चीज कॉमन होती है उसको ऊपर और नीचे लिख लो।
4 दोनों में कॉमन है तो दोनों को हम लोगों ने ऊपर और नीचे लिख लिए, ठीक है। आई कॉमन नंबर के बाद पहली आकृति में भी क्लॉकवाइज घूमेंगे, कॉमन नंबर के बाद पहली आकृति में हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 4 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद में आएगा 1, ठीक है। दूसरी आकृति में 4 के बाद में आएगा 2 और 2 के बाद में आएगा 5, 4 के बाद में आएगा 2 और 2 के बाद में आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखो ऐसा करने से 1 का अपोजिट 5 मिल गया, 6 का अपोजिट 2 मिल गया और 4 का अपोजिट कौन मिलेगा, जो नंबर नहीं दिख रहा है। कौन सा वो नंबर है जो नहीं दिख रहा है, तो 3 है, वही नहीं दिख रहा है, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा 3। लेकिन हम लोगों से पूछा गया है 1, तो 1 के अपोजिट में क्या आ रहा है, देखो 1 का अपोजिट में आ रहा है क्या, 1 के अपोजिट में 5 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को भी समझ रहे होंगे। इसके फिर से समझिए, ये वन कॉमन ट्रिक क्या कहता है, जो चीज कॉमन है वो कॉमन नंबर को एक दूसरे का ऊपर और नीचे हम लोग लिख लेते हैं। कॉमन नंबर के बाद हम लोग करते क्या है, जैसे पहली आकृति में अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप क्लॉक वाइज में घूमिए, आप एंटी क्लॉक वाइज में उल्टे भी घूम सकते हैं। 4 के उल्टे में घूमिए, 4 के उल्टे भी घूम सकते हैं। 4 के बाद में आ रहा है 1 और 1 के बाद में आ रहा है 6, इस वाले में भी एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, यानी 4 के उल्टे दिशा में घूम सकते हैं। तो 4 के बाद में आ रहा है 5, 5 के बाद में आ रहा है 2, ठीक है। कहने का मतलब आप लोग जब भी घूमे तो या तो क्लॉकवाइज में घूमे या एंटी क्लॉकवाइज में घूमे, दोनों में सेम घूमना है। एक में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक में क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं घूमना है। अगर हम लोग घड़ी के दिशा में पहली आकृति में घूम रहे हैं तो घड़ी के दिशा में ही दूसरी आकृति में भी घूमना पड़ेगा। अगर हम घड़ी के उल्टे दिशा में पहली आकृति में घूम रहे हैं तो घड़ी के दूसरी आकृति में भी घड़ी के उल्टे दिशा में घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 4 के बाद 3 बचा, तो 1 का अपोजिट यहाँ से भी 5 आ गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जैसे एग्जामिनेशन जो शब्द है ना, ये एग्जामिनेशन जो शब्द है हमारे पास मूल शब्द यही है, एग्जामिनेशन है ना। एग्जामिनेशन क्या है, मूल शब्द है। तो इसका यूज करके कौन सा ऑप्शन को हम नहीं बना सकते, हमें चेक करना। कैसे चेक करेंगे, देखो इसमें जितना लेटर है सभी लेटर इसमें होना चाहिए। तो देखो एन है, एन बिल्कुल भी इसमें है, उसके बाद ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है। इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर ए को तो बना सकते हैं। अच्छा ऑप्शन बी को देखते हैं, एग्जाम है, ई है बिल्कुल है, एक्स है बिल्कुल है, ई है, एक्स है, ए है, एम है बिल्कुल है, इसको भी हम लोग बना सकते हैं। अच्छा ऑप्शन सी को देखते हैं, मेंशन, एम ई एन, एम है बिल्कुल है, ई है बिल्कुल है, उसके बाद एन है बिल्कुल है, उसके बाद टी है, आई है, ओ है, एन है बिल्कुल है, हम लोग इसको भी बना सकते हैं। अच्छा हम ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, इसमें ए एम बी, इसमें ए है बिल्कुल है। अच्छा एगो बात बताइए, मूल शब्द में कहीं भी बी लेटर का यूज नहीं हुआ है, मूल शब्द में कहीं भी बी लेटर का यूज नहीं हुआ है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में बी कहाँ से आ सकता है, इसीलिए इसको हम नहीं बना सकते। इसीलिए यही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि मूल शब्द में बी लेटर है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी में बी लेटर कहाँ से आ सकता है, कैसे आ सकता है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए, यानी 9 का जो रिलेशन 28 के साथ है सेम उसी प्रकार 56 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है। तो देखो हम लोग 9 से, कहने का मतलब देखो यहाँ पर हम लोग 9 से 28 कैसे बना सकते हैं, इसको पहचानो। सबसे पहले 9 से हम लोग 28 कैसे बना सकते हैं, सेम उसी प्रकार देखो 9 से हम लोग 28 कैसे बना सकते हैं, ये लॉजिक को पहचानो। उसी प्रकार 56 से हम लोग को बनाना है क्या, 56 से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ पर जो लॉजिक है उस लॉजिक को बस तुम पहचानो। 9 से 28 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा एनालॉजी यानी कि सिमिलैरिटी यानी सादृश्यता का प्रश्न है, या फिर समानता भी हिंदी में बोला जाता है। तो इसमें जो लॉजिक हम लोग ढूंढते हैं, पहला लॉजिक होता है प्राइम नंबर का,
अगर ई नहीं होता है तो हम घन देखते हैं क्यूब्स, ई नहीं होता है तो हम स्क्वायर यानी कि वर्ग देखते हैं, अगर ई नहीं होता है तो हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन देखते हैं, अगर ए भी नहीं होता है तो हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन देखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो मल्टीप्लाई का ट्रिक लग जाएगा। देखो कैसे, 9 गुना 3, 9 तिरकी 27, आप +1 कर देंगे तो 28 बन जाएगा। सेम उसी प्रकार यहाँ भी कर देंगे, 56 गुना 3 कर देंगे, आप प्लस इसमें 1 कर देंगे, 56 गुना 3 आप +1, 56 गुना 3 कितना हो जाएगा, 6 तिरकी 18 के 8 हासिल कितना 1 हो जाएगा, 5 तिया 15, 1 कितना 16, 168 हो जाएगा। लेकिन इसमें जैसे ही +1 कर देंगे तो 169 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।